नमस्कार साथियों, ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के अपवातंत्र। और राजस्थान के अपवातंत्र में आज हम बात करेंगे चंबल की सहायक नदियां, कि चंबल की सहायक नदियां कौन सी हैं और चंबल की सहायक नदियों को लेके हमें क्या प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और बात करते हैं चंबल नदी की सहायक नदियों की। राजस्थान का अपवातंत्र, और इसमें हम बात करेंगे चंबल नदी की सहायक नदियां, कि चंबल नदी की सहायक नदियां कौन सी है और उनको लेके क्या प्रश्न हमें पूछा था। और जब चंबल नदी की सहायक नदियों की हम बात करें तो सबसे पहले हम बामनी नदी, मेज नदी, कुराल नदी, बनास नदी, इन नदियों के बारे में, इसके अलावा सिप्रा नदी, और सिप्रा नदी के अलावा काली सिंध नदी, कुन्नू नदी, पार्वती नदी और सीप नदी। इस प्रकार से हम चंबल की सहायक नदियों का हम अध्ययन करते हैं। अब यदि हम मानचित्र में देखें तो यहां है जनापांव की पहाड़ियां, जहां से चंबल नदी निकलती है और राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है, यहां से। चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से यह राजस्थान में प्रवेश करती है। तो जब हम चंबल की सहायक नदियों की बात करें तो चंबल की सहायक नदियों में राजस्थान में सबसे पहले मिलती है बामनी नदी है, उसके बाद मेज है और कुराल और बनास। यह चार नदियां जो है बाईं ओर से, किस ओर से, बाईं ओर से मिलती है। और शेष जितनी भी नदियां हैं वह सब किस ओर से मिलती हैं, दाईं ओर से। अब देखिए दाईं ओर से कौन कौन सी मिलती है, तो यहां जो नदी है यहां है सिप्रा। सिप्रा नदी यह मध्य प्रदेश की नदी है और मध्य प्रदेश में ही चंबल नदी में मिलती है, लेकिन चंबल की सहायक नदी के रूप में तो पढ़ते हैं, लेकिन राजस्थान की नदियों में इसका अध्ययन नहीं करते क्योंकि यह मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो इसलिए यह ध्यान रखना कि सिप्रा भी चंबल की सहायक नदी है,
लेकिन राजस्थान से संबंधित नहीं है, मध्य प्रदेश से, क्योंकि यह मध्य प्रदेश से निकलती है और मध्य प्रदेश में ही यह चंबल में मिल जाती है। लेकिन जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के अंतर्गत जो नदियां आती है, इसमें एक तो है काली सिंध नदी है, एक कुन्नू है, पार्वती है और सिप है। अब यहां से प्रश्न आता है कि कौन सी चंबल की सहायक नदी दाईं ओर से मिलती है, कौन सी बाईं ओर। और जिसने यहां जो मानचित्र देख रखा है उसको दाईं और बाईं को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं हो। लेकिन इसके अलावा कुछ और नदियां हैं, जैसे यहां पर जब देखेंगे तो यहां पे आपको मिलेगी एक तो आहू नदी। यहां जो नदी है, यहां आहू नदी काली सिंध की सहायक नदी है। इसी प्रकार एक नदी आपको मिलेगी काली खो नदी, जो कि परवन की सहायक नदी है, और एक नदी आपको मिलेगी परवन, जो कि काली सिंध की सहायक नदी है। तो इस प्रकार से हमें जो है चंबल की सहायक नदियों में विशेष रूप से कौन सी सबसे पहले मिलती है, राजस्थान में सबसे पहले कौन सी मिलती है, बाईं ओर से कौन सी मिलती है, दाईं ओर से। अब ध्यान रखना, सिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी तो है, लेकिन यह मध्य प्रदेश से संबंधित है, इसलिए राजस्थान में सिप्रा नदी का हम अध्ययन नहीं करते। लेकिन चंबल की सहायक नदी के अंतर्गत हमें पूछा जा सकता है, क्योंकि यह चंबल की सहायक नदी है लेकिन मध्य प्रदेश में, और इसीलिए सिप्रा से ऊपर वाली जो है वह बाईं ओर से मिलती है और सिप्रा से नीचे वाली सब दाईं ओर से मिलने वाली चंबल की सहायक नदियां हैं। और यह जो नदी सिप्रा नदी, यह चंबल की सहायक नदी है, जो कि किस राज्य से संबंधित है, मध्य प्रदेश से संबंधित है। और आपने नाम सुना होगा उज्जैन। उज्जैन जो शहर है मध्य प्रदेश का, वह इसी सिप्रा नदी के किनारे स्थित है, और इसीलिए कई बार हमें एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है। अब चंबल की सहायक नदियों को लेके प्रश्न कैसे बनेंगे, क्या क्या हमें पूछा जाएगा, हम उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं और एक एक नदी के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो राजस्थान से संबंधित है, बामनी नदी को लेके। चंबल नदी की सहायक नदियां, और चंबल नदी की सहायक नदियों में सबसे पहले हम बात करते हैं बामनी नदी। और बामनी नदी जिसे कई जगह ब्राह्मणी नदी के रूप में भी लिखा जाता है, यानी कि बामनी नदी का अन्य नाम है वह ब्राह्मणी नदी। अब बामनी नदी या ब्राह्मणी नदी को लेके क्या प्रश्न आएगा, तो सबसे पहले जो है वह इसका उद्गम स्थल, पहले उद्गम स्थल, उसके बाद इसका प्रवाह क्षेत्र और समाप्ति स्थल। और जब हम बामनी नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो सबसे पहले तो यह कहां से निकलती है, हरिपुरा की पहाड़ियां। हरिपुरा की पहाड़ियां
चित्तौड़गढ़ से यह निकलती है। प्रवाह क्षेत्र इसका एक ही जिले में चित्तौड़गढ़ में और समाप्ति स्थल है चंबल नदी भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि बामनी नदी कहां से निकलती है, कहां बहती है और कहां पर समाप्त। अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। तो सबसे प्रमुख विशेषता जो है वह है कि बामनी और चंबल इन दोनों नदियों के संगम पर एक दुर्ग बना हुआ है जिसे कहा जाता है क्या, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। बामनी नदी तथा चंबल नदी के संगम पर चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है, जिसे राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। तो यहां ध्यान रखना कि बामनी और चंबल नदी इन दोनों नदियों के संगम पर एक दुर्ग है जो कि जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, जिसे हम भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहते हैं। और इसी भैंसरोडगढ़ दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है। दूसरी विशेषता कि बामनी नदी राजस्थान में चंबल में सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी है। दूसरी विशेषता है कि बामनी नदी राजस्थान में चंबल नदी में सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी है। यानी कि राजस्थान की सीमा के अंदर चंबल नदी में सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है, बामनी। लेकिन यदि प्रश्न आता है कि चंबल नदी में सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है, तो यह ध्यान रखना चंबल नदी में सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी सिप्रा नदी है, जिसके किनारे उज्जैन शहर बसा है। और यह जो सिप्रा नदी है यह मध्य प्रदेश की नदी है, राजस्थान की नहीं है। और इसीलिए हम राजस्थान में जब चंबल की सहायक नदियों का अध्ययन करते हैं तो सिप्रा नदी का अध्ययन नहीं करते हैं, लेकिन चंबल में पहले मिलने वाली
सहायक नदी कौन सी है? शिप्रा। लेकिन प्रश्न आता है कि राजस्थान में चंबल में सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है? तो वह है बामनी। और इसीलिए ध्यान रखना कि इस मैप को जिसने अच्छे से समझ रखा है वही बता सकता है कि शिप्रा नदी मध्य प्रदेश में मिलती है, जबकि बामनी नदी जो है वह राजस्थान में मिलती है। और कई बार हमें इनके उद्गम से मुहाने की ओर मिलने वाली नदियों का जब क्रम पूछा जाता है तो शिप्रा और बामनी में कई बार विद्यार्थी क्या होता है? कंफ्यूज होता है। तो इस तरह से ध्यान रखना, हमें एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है वह इसी प्रकार से पूछा जाता है बामनी नदी को लेकर। अब इसके बाद बामनी के बाद में जो दूसरी जो प्रमुख नदी है वह है मेज नदी। और जब हम मेज नदी की बात करते हैं तो सबसे पहले इसका उद्गम स्थल, प्रवाह क्षेत्र, समाप्ति स्थल, कि मेज नदी कहां से निकलती है, कहां बहती है, कहां समाप्त होती है। तो मेज नदी की बात करें तो यहां मांडलगढ़ भीलवाड़ा से निकलती है। कहां से निकलती है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा, इसका उद्गम स्थल है मांडलगढ़ भीलवाड़ा। प्रवाह क्षेत्र जो है इसका भीलवाड़ा, बूंदी और कोटा, यहां 3 जिलों में बहती है और उसके बाद समाप्त हो जाती है किसमें? चंबल नदी में। चंबल नदी में समाप्त होती है। कहां पर? भैंसखाना नामक स्थान है कोटा में। भैंसखाना नामक कोटा में जाकर यहां चंबल में, यानी कि चंबल की क्या है? सहायक नदी। लेकिन इसकी कोई विशेषता नहीं है, लेकिन इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है मांगली नदी। मांगली नदी पर एक बूंदी में जलप्रपात है जिसे भीमलत जलप्रपात कहा जाता है। तो यह ध्यान रखना कि मेज नदी की सहायक नदी मांगली नदी पर बूंदी में भीमलत जलप्रपात। तो भीमलत जलप्रपात कहां स्थित है? बूंदी में है। और किस नदी पर है? मेज की सहायक नदी मांगली नदी पर है। और जलप्रपात के अंतर्गत कई बार हमें पूछा जाता है कि भीमलत, कई जगह भीमताल भी लिखा हुआ मिलता है। भीमलत जलप्रपात कहां पर है? तो वह बूंदी में है। इसके बाद अगली जो नदी आती है वह आती है कुराल नदी। चंबल की सहायक नदियों में अगली नदी है कुराल नदी। और कुराल नदी को लेके 3 पॉइंट पूछे जाते हैं: उद्गम स्थल, प्रवाह क्षेत्र और समाप्ति स्थल। उद्गम स्थल है इसका ऊपर माल का पठार, चित्तौड़गढ़ से यहां निकलती हैं। प्रवाह क्षेत्र इसका
चित्तौड़गढ़, बूंदी है और समाप्ति स्थल इसका चंबल नदी, बूंदी में जाके यह चंबल नदी में मिल जाती। तो इस प्रकार से हमें एग्जाम में चंबल की सहायक नदियों में बनास के बाद में बामनी, मेज और कुराल पूछा था। यानी कि बाईं ओर से 4 नदियां मिलती है, बामनी, मेज, कुराल और बनास, और उनमें सबसे लंबी नदी बनास नदी है। उसके बाद जो हमें एग्जाम में पूछा था वह बामनी और मेज और कुराल। तो इस प्रकार से हमें एक तो चंबल नदी में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों को लेके जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है उसके बारे में बात की। अब इसके बाद जो भी नदियां हैं वह दाईं ओर से मिलती है, और दाईं ओर से जो नदियां मिलती है उनमें सबसे प्रमुख है काली सिंध नदी है, उसके बाद काली सिंध की सहायक नदियां हैं, फिर पार्वती और कुन्नू नदी को लेके हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं काली सिंध नदी, जिसको लेके क्या प्रश्न हमें पूछे जाने की संभावना है। काली सिंध नदी। अब काली सिंध नदी को लेके क्या प्रश्न बनता है? सबसे पहले इसका उद्गम स्थल, कि यह नदी कहां से निकलती है। तो काली सिंध जो नदी है यह बागली ग्राम की पहाड़ियां, बागली ग्राम की पहाड़ियां देवास, मध्य प्रदेश से निकलती है। सबसे पहले तो इसका उद्गम स्थल बागली ग्राम की पहाड़ियां, देवास, मध्य प्रदेश। उसके बाद राजस्थान में प्रवेश, कि राजस्थान में यह कहां से प्रवेश करती है। तो जब हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में यह बिंदा नामक स्थान है, झालावाड़ में। राजस्थान में प्रवेश बिंदा, झालावाड़ से प्रवेश करती है। इसके बाद प्रवाह क्षेत्र, तो यह झालावाड़ और कोटा में बहती है। प्रवाह क्षेत्र, झालावाड़ और कोटा। उसके बाद है इसका समाप्ति स्थल, समाप्ति स्थल जो है इसका चंबल नदी में कहां पर होता है? नवरेरा, कोटा। नवरेरा, कोटा, कई जगह नानेरा, कोटा भी लिखा हुआ मिलता है। तो नवरेरा या नानेरा, कोटा में यह जो है चंबल में मिल जाते हैं। लेकिन इसका जो प्रश्न हमें पूछा जाता है वह इसकी विशेषता से पूछा जाता है। क्या क्या विशेषता है अब समझना इसकी विशेषता, कि काली सिंध नदी दाईं ओर से
चंबल में मिलने वाली सबसे लंबी नदी है। यहां ध्यान रखना कि चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी तो हम बनास कहते हैं, लेकिन बनास बाईं ओर से मिलती है। दाईं ओर से सबसे लंबी मिलती है, वह कौन सी है? काली सिंध नदी है। तो एक तो हमें काली सिंध नदी को लेके पूछा। दूसरा पूछा जाता है कि काली सिंध और आऊ नदियों के संगम पर गागरोन दुर्ग स्थित है झालावाड़ में। काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर झालावाड़ में गागरोन दुर्ग, कौन सा दुर्ग स्थित है? गागरोन दुर्ग जो है वह झालावाड़ में काली सिंध और आहू नदियों पर स्थित है, जो सबसे ज्यादा हमें एग्जाम में पूछा था, क्योंकि राजस्थान में जल दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल है। और गागरोन दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि यह बिना नींव के चट्टान पे खड़ा दुर्ग माना जाता है। तो इस तरह से हमें काली सिंध नदी और उसकी विशेषता को लेकर प्रश्न आता है। लेकिन कई बार हमें काली सिंध नदी की सहायक नदियों को लेकर प्रश्न पूछा जाता है। तो जब हम काली सिंध नदी की सहायक नदियों की बात करते हैं, काली सिंध नदी की सहायक नदियां, काली सिंध नदी की सहायक नदियों में एक तो है आहू नदी है, परवन नदी है, चंद्रभागा नदी है और निवाज। यहां चार प्रमुख जो नदियां हैं, यहां काली सिंध की सहायक नदियों के रूप में हमें पूछी जाती है। और इसमें से आहू और परवन को विशेष रूप से एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि काली सिंध की सहायक नदियों में आहू और परवन नदी को लेके हमें क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, आहू और परवन की बात करें तो सबसे पहले आहू नदी। आहू नदी को लेके 3 पॉइंट हमें पूछे जाते हैं। एक तो कहां से निकलती है, राजस्थान में कहां प्रवेश करती है, कहां पे समाप्त होती है, और इसकी सहायक नदी कौन सी है। तो आहू नदी को लेके प्रश्न जो पूछे जाते हैं, एक तो इसका उद्गम स्थल पूछा जाता है, राजस्थान में प्रवेश पूछा जाता है, प्रवाह क्षेत्र पूछा जाता है, और समाप्ति स्थल। 4 पॉइंट हमें पूछे जाते हैं। अब यह कहां से निकलती है, तो इसका उद्गम जो स्थल है वह है सुसनेर, मध्य प्रदेश। सुसनेर मध्य प्रदेश से यहां निकलती।
राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? तो यहां नंदपुर, झालावाड़ से प्रवेश करती है। राजस्थान में यहां झालावाड़ में बहती है और झालावाड़ में बहने के बाद यहां जो है किसमें, काली सिंध नदी में मिल जाती है। और कहां मिलती है? गागरोन, झालावाड़ में जाकर मिलती है। लेकिन इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमें पूछा जाता है वह इसकी सहायक नदी के रूप में पूछा जाता है। इसकी सहायक नदी कौन सी है? पीपलाज जो नदी है वह इसकी आहू की सहायक नदी के रूप में हमें पूछा जाता है। तो इस तरह से हमें काली सिंध और काली सिंध की सहायक नदी में आहू नदी को लेकर प्रश्न बनता है। इसके बाद अगली जो नदी पूछी जाती है वह है परवन नदी। परवन नदी जिसे उजाड़ नदी के रूप में भी जाना जाता है। परवन नदी को कई जगह उजाड़ नदी के रूप में जानते हैं। अब यह कहां से निकलती है? तो अब यदि हम बात करें इसके उद्गम स्थल की, इसका जो उद्गम स्थल है वह है मालवा का पठार, मध्य प्रदेश। मालवा का पठार मध्य प्रदेश से यहां निकलती है। राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? खड़ी बोर, झालावाड़ से प्रवेश करती है। झालावाड़ से यहां राजस्थान में प्रवेश करती है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वह झालावाड़, बारां और कोटा है। और उसके बाद इसका समाप्ति स्थल, और जब हम समाप्ति स्थल की बात करें तो इसकी जो समाप्ति स्थल है वह है काली सिंध नदी। काली सिंध नदी रामगढ़ कोटा, रामगढ़ कोटा में जाकर यहां काली सिंध नदी में मिल जाती। लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक तो इसकी सहायक नदियों को लेके और इसकी विशेषताओं को लेके। अब यदि हम बात करें इसकी सहायक नदियां, कि परवन की सहायक नदी कौन सी है, तो उसमें एक तो है काली खोह नदी, यहां इसकी सहायक नदी है। दूसरी इसकी छापी सहायक नदी है और धार, यह तीन इसकी सहायक नदियां हैं, काली खोह, छापी और धार। अब प्रश्न आता है इसकी क्या विशेषता है? तो परवन नदी की जब हम विशेषताओं की बात करते हैं तो दो प्रमुख विशेषता है। पहली विशेषता है कि यह जो है जब बारां जिले में बहती है तो बारां में एक अभ्यारण्य है, शेरगढ़ अभ्यारण्य, और दुर्ग भी है जिसे शेरगढ़ दुर्ग या कोषवर्धन दुर्ग के नाम से जानते हैं, वह इसी परवन नदी के किनारे स्थित है। तो यहां देखिए बात करते हैं इसकी विशेषता की।
विशेषताओं में बात करें तो पहली विशेषता है कि परवन नदी के किनारे 12 में शेरगढ़ अभ्यारण्य तथा कोष वर्धन दुर्ग स्थित है। और कोषवर्धन दुर्ग को ही शेरगढ़ दुर्ग के नाम से जानते हैं। तो शेरगढ़ दुर्ग और कोषवर्धन दुर्ग एक ही है और उसके चारों ओर जो अभ्यारण्य है जिसे शेरगढ़ अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं, जो कि नागों के लिए, सांपों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य माना जाता है, वह अभ्यारण्य इसी परवन नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद परवन की एक सहायक नदी है कालीखो नदी। परवन नदी तथा कालीखो नदी के किनारे झालावाड़ में मनोहर थाना दुर्ग स्थित है। यहां भी ध्यान रखना कि जो मनोहर थाना दुर्ग है वह झालावाड़ में परवन और इसकी सहायक नदी कालीखो नदी के किनारे स्थित है, जो कि एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो मनोहर थाना दुर्ग भी जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। शेरगढ़ दुर्ग, कोषवर्धन दुर्ग भी जल दुर्ग की श्रेणी में पड़ते हैं और गागरोन दुर्ग को भी जल दुर्ग की श्रेणी में पड़ते हैं और भैंसरोडगढ़ दुर्ग को भी हम जल दुर्ग की श्रेणी में शामिल करते हैं। तो इस तरह से हमें काली सिंध नदी, आहू और परवन नदी को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करें तो चंबल की जो और सहायक नदियां हैं उसमें हमें कुन्नू नदी और कौन सी पार्वती नदी के बारे में पूछा जाता है। तो बात करते हैं कुन्नू नदी की। कुन्नू नदी जिसे कुन्नौर नदी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब इसको लेके ज्यादा विशेषता नहीं है, बस इसमें 4 पॉइंट आपको याद रखें। एक तो उद्गम स्थल, उद्गम स्थल, राजस्थान में प्रवेश, प्रवाह क्षेत्र और समाप्ति स्थल। आज हम कुन्नू नदी की बात करते हैं तो यह कहां से निकलती है? गुना मध्य प्रदेश से निकलती है। गुना मध्य प्रदेश से यह निकलती है। राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? तो मुसेरी नामक स्थान है 12। मुसेरी 12 से यह राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान के 2 जिलों में यह बहती है, 12 और कोटा में बहती है। और उसके बाद यह जो है किस में मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। और कहां मिलती है?
गोवर्धनपुरा कोटा में, यहां चंबल नदी में मिल जाती। तो इस प्रकार से हमें कुन्नू नदी के बारे में प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं, केवल चंबल की सहायक नदी के रूप में पूछा जाता है। इसके उद्गम स्थल, प्रवाह क्षेत्र और समाप्ति स्थल को लेकर पूछे जाने की संभावना कम है। क्यों? क्योंकि इसकी कोई विशेषता नहीं। और इसके बाद पूछी जाती है वह है पार्वती नदी। तो बात करते हैं पार्वती नदी की। और पार्वती नदी को लेके जो प्रश्न बनते हैं, वह सबसे पहला प्रश्न पार्वती नदी का बनता है इसका उद्गम स्थल, कि यह नदी कहां से निकलती है। तो यह सीहोर क्षेत्र, मध्य प्रदेश से यह निकलती है। इसके बाद राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में यह प्रवेश करती है। करैयाहाट बारा से राजस्थान में प्रवेश करती है। इसके बाद इसका प्रवाह क्षेत्र, है बारा, कोटा और सवाई माधोपुर, यह है इसका प्रवाह क्षेत्र है। और उसके बाद इसका समाप्ति स्थल, है चंबल नदी, पलियाग्राम, सवाई माधोपुर में जाके यह समाप्त हो जाती है। पलियाग्राम, कई जगह पालीग्राम भी लिखा हुआ मिलता है। अब इसकी विशेषता जो है वह सबसे प्रमुख है कि पार्वती नदी राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की दो बार कि यह जो नदी है पार्वती नदी, यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की दो बार सीमा बना, बनाने का मतलब है कि जब वह राजस्थान में प्रवेश करती है उस समय भी सीमा बनाती है, और जब वह चंबल नदी में सवाई माधोपुर में मिलती है उस समय भी वह राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। और इसीलिए प्रश्न आता है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की दो बार सीमा बनाने वाली या दो बार सीमाओं को काटने वाली नदी कौन सी है? तो वह पार्वती नदी। लेकिन वर्तमान के एग्जाम का पैटर्न जब देखें तो उसमें हमें पार्वती नदी की सहायक नदियों को लेके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अब बात करते हैं पार्वती नदी की सहायक नदियां। पार्वती नदी की पार्वती नदी की सहायक नदियां कौन सी है? और जब हम पार्वती नदी की सहायक नदियों की बात करते हैं तो इसमें एक तो आती है रातेड़ी नदी है, अंधेरी नदी है, रेतीली नदी है, अहेली नदी है, डूबराज नदी है, कूल नदी है,
बैथली नदी है, विलास नदी है, ल्हासी नदी, यहां सभी जो है, यहां इसके अलावा एक और है बरनी, यहां सभी जो है पार्वती की सहायक नदियां, और वर्तमान में पार्वती की सहायक नदियों को लेके, काली सिंध की सहायक नदियों को लेके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और इसीलिए हमें जब हम राजस्थान का अपवाद तंत्र पढ़ें तो केवल एक एक नदी को नहीं रटें, सबसे पहले तो हम अपवाद तंत्र को समझें, उसके बाद उसमें मुख्य नदी कौन सी है, सहायक नदियां कौन सी है और उनकी सहायक नदियां कौन सी, उनको समझें, और उसके बाद एक एक नदी के बारे में विस्तार से चर्चा करें कि एक एक नदी को लेके क्या प्रश्न आता है। सामान्यतः वर्तमान में एक नदी को लेके प्रश्न छोटे एग्जाम में तो पूछे जाने की संभावना रहती है, लेकिन बड़े एग्जाम में एक नदी को लेके प्रश्न नहीं बनते। पूरे अपवाद तंत्र को लेके उसमें कौन सी नदियां हैं, मुख्य नदी, सहायक नदी, उप सहायक नदी को लेके प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसीलिए जब हम चंबल की सहायक नदियों के रूप में बात करते हैं तो पार्वती की बात करेंगे, और पार्वती की अपवाद तंत्र के अंतर्गत सहायक नदियां पूछी जाती है। इसीलिए हम जब भी अध्ययन करें मुख्य नदी का भी करें, सहायक नदी का भी करें, और उसकी सहायक नदियां जो सहायक नदी, उसकी सहायक नदियां कौन सी हैं जो मुख्य नदी की उप सहायक नदियों के रूप में पूछी जाती है, उनको लेके जो प्रश्न बन सकते हैं, जिस तरह से वर्तमान में पूछे जा रहे हैं, उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करें। और इसी के साथ राजस्थान के अपवाद तंत्र में बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र के अंतर्गत जो चंबल की सहायक नदियां हैं वह कंप्लीट होती हैं, और साथ ही साथ राजस्थान में जो अपवाद तंत्र को लेके प्रश्न पूछाते हैं, राजस्थान का अपवाद तंत्र, उसमें जो नदियों को लेके प्रश्न बनते हैं, तो राजस्थान का अपवाद तंत्र भी वह टॉपिक कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।